क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पार्ट नंबर 1। सबसे पहले तो मीनिंग हम समझ लेते हैं कि किसी भी व्यवसाय या बिजनेस को शुरू करने के लिए, संचालन मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, विस्तार करना, उसके आकार को बढ़ाना, विकास करना, डेवलप करने के लिए, समापन रेजोल्यूशन के लिए, समाप्त करने के लिए हमारे को पैसे की या वित्त की आवश्यकता होती है। संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय के पास पर्याप्त मात्रा में सफिशेंट क्वांटिटी में जो है धन होना चाहिए, जिसमें कि जब हम वित्त की बात करते हैं तो इसमें वित्त की योजना या प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कहाँ से पैसा हमारे को प्राप्त होगा, इसकी प्राप्ति, रिसिप्ट की हम बात करते हैं, उपयोग या यूज़ की बात करते हैं, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा, प्रबंध या फिर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये सभी कुछ इसमें शामिल होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम सबसे पहले प्रकृति या नेचर की बात करेंगे, व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। यदि क्वेश्चन में इसकी विशेषताएं या फीचर्स पूछे जाएं तो वही जो हमारी प्रकृति के पॉइंट्स है यही विशेषताओं के पॉइंट्स बन जाएंगे। पहला पॉइंट दिया गया है, ये सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक होता है। इट्स नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। जितने भी प्रकार के व्यवसाय होते हैं उन सभी में वित्तीय धन की आवश्यकता होती है। चाहे व्यवसाय का आकार छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे हमारा जो संस्था है वो व्यापारिक संस्था है, व्यापार करने वाली संस्था है, या गैर व्यापारिक है, समाज की भलाई का कार्य करते हैं, परंतु वित्तीय धन की आवश्यकता हर प्रकार के संस्था को होती है। सेकंड है, इसकी मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। इट्स क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। यदि व्यापार का आकार बड़ा है तो फिर हमारे को अधिक मात्रा में पूंजी या धन वित्त चाहिए, और यदि व्यापार का आकार छोटा है तो कम मात्रा में पैसे से काम हमारा चल जाता है। थर्ड पॉइंट, इसमें सभी प्रकार की पूंजी सम्मिलित होती है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ द कैपिटल। जितने भी प्रकार की हमारी पूंजी होती है वो सभी वित्त के द्वारा ही पूरी होती हैं, जिसमें कि हम स्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, वो सभी इस वित्त के द्वारा ही पूरी होती हैं। चौथा पॉइंट, इसकी प्रकृति बदलते रहने की होती है। इट्स नेचर इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग या बदलते रहने का मतलब होता है कि अवधि के अनुसार, समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार वित्त की जो मात्रा होती है वो हमें ज़्यादा या कम इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ये बोलें, जिस मौसम में कच्चा माल बड़ी मात्रा में हमारे को ख़रीदना होता है तब हमें ज़्यादा वित्त चाहिए, और जब बड़ी मात्रा में हमारी बिक्री हो रही होती है तो उस टाइम पर वित्त बड़ी मात्रा में हमारे को प्राप्त होता रहता है। पाँचों पॉइंट, इससे व्यापार का आकार निर्धारित होता है। डिसाइड्स द साइज ऑफ द बिजनेस। जितनी अधिक मात्रा में वित्त जिस बिज़नेस में लगा है वो उतने ही बड़े आकार का बिज़नेस, बड़े साइज़ का बिज़नेस होगा। जितने अधिक वित्त हमारे पास उपलब्ध है उतना ही हम व्यवसाय को अधिक बढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है, ये एक विस्तृत मत है। इट्स इन वाइडर टर्म। जब हम वित्त की बात करते हैं तो इसमें पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना भी शामिल होता है। दूसरा है पूंजी को प्राप्त करना, ये भी इसमें शामिल होता है। पूंजी का उचित विनियोग, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना, कहीं पर लगाना, ये भी इसमें शामिल होता है। और उसका प्रबंध या कंट्रोल इत्यादि भी इसमें शामिल होता है। सेकंड पार्ट है, इसमें वित्त के स्रोत व निवेश शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स द सोर्सेज एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फाइनेंस। पैसे के स्रोत मतलब सोर्सेज का मतलब है कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कहाँ पर हम पैसे को लगाएंगे। ये सभी निर्णय जो है वित्त के बारे में निर्णय माने जाते हैं। तो आवश्यक कोषों का अनुमान लगाया जाता है, कितनी आवश्यकता या कोषों की हमारे को है। वित्त के स्रोतों का अंदाज़ा लगाना कि कहाँ से वित्तीय धन जो हमको प्राप्त हो पाएगा, और निवेश का मतलब है कहाँ पर हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। एट्थ पॉइंट हमारा है, इसकी पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। इट्स रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल। व्यावसायिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वित्त होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यावसायिक वित्त का महत्व या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंस। व्यावसायिक वित्त के महत्व की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा व्यवसाय की स्थापना के लिए, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमारे को पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के एक व्यवसाय जो है वो शुरू नहीं किया जा सकता। अगला है व्यवसाय की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए,
टू प्रोवाइड द सफिशेंट वर्किंग कैपिटल, रोज़ के काम के लिए जो हमारे को पूंजी चाहिए वो वित्त की आवश्यकता से ही हमारी पूरी होती है। जैसे कि रोकड़ या कैश हमारे को चाहिए, कच्चा माल रॉ मटेरियल हमारे को चाहिए, तैयार माल भी हमने अपने पास कुछ रखना है जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। नैतिक कार्य की हेतु मतलब रूटीन वर्क हमारा जो होता है, रोज़ का जो नित्य प्रति का कार्य होता है उसके लिए भी पैसा चाहिए। मजदूरी का भुगतान करने के लिए, वेजेस पेमेंट के लिए और वेतन का भुगतान के लिए, सैलरी पेमेंट के लिए भी हमारे को पैसा चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए, टू परचेज द फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में हमारे आते हैं भूमि मतलब लैंड, भवन मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, संयंत्र मतलब प्लांट्स और फर्नीचर इत्यादि। फोर्थ पॉइंट है व्यवसाय के विस्तार के लिए, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जब हम व्यवसाय को विस्तृत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, नई फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे को पैसा चाहिए। पांचवा पॉइंट है व्यवसाय के आधुनिकीकरण के लिए, फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय को आधुनिक करने का मतलब हुआ कि बिजनेस के लिए आधुनिक मशीनें हम लोगों ने खरीदनी है, मॉडर्न मशीनें हमने खरीदनी है तो इसके लिए भी पैसा चाहिए। सिक्स पॉइंट है अमूर्तवान संपत्तियों के क्रय के लिए, टू फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स, ख्याति गुडविल के लिए, पेटेंट राइट लेने के लिए, पुस्तक प्रकाशन का अधिकार, पब्लिशिंग राइट लेने के लिए भी हमारे को पैसा चाहिए। व्यवसाय का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट, यदि हम बिजनेस का व्यवसाय विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे को पैसे की आवश्यकता होगी। आठवां पॉइंट है उत्पादन से विक्रय तक का चक्र सुचारू रूप से चलाने के लिए, टू रन द बिजनेस साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल सक्सेसफुली। वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, उसके उत्पादन का खर्चा, फ्यूल इत्यादि का खर्चा, तनख्वाह देना मजदूरों को इत्यादि से लेकर वस्तु की विक्रय तक, बेचने तक के भी कुछ खर्चे होते हैं वो भी हमारे को करने होते हैं और उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है। अगला है व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए, टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। व्यावसायिक अवसर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कई बार हमारे को ऐसा बिजनेस में मौका मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जैसे कोई कंपनी वाले हमको ये बोलते हैं कि आप ये सामान यदि इकट्ठा आज ही खरीद लेते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि उस कंपनी को पैसे की आवश्यकता थी। तो यदि हमारे पास कैश होगा तभी हम इकट्ठा सामान खरीद पाएंगे और तभी वो सारा डिस्काउंट का लाभ हम लोग उठा पाएंगे। अगला पॉइंट है तैयार माल को भविष्य में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए गोदामों में रखना, टू कीप द फिनिश गुड्स इन द गोडाउन टू सेल देम एट द हायर रेट इन द फ्यूचर। हम सामान को बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं ताकि भविष्य में जब कीमतें बढ़ेंगी तो उनको ज़्यादा रेट पर बेचा जा सके। तो तैयार माल तैयार करके हमने उसको गोदामों में रखना है और जब तक कीमतें बढ़ते नहीं तब तक उसको अपने पास ही रखना है। इसका मतलब ये हुआ इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। अगला है व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता या नीड ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं तो किन प्रकार के वित्त या फाइनेंस की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हमारा है पॉइंट दीर्घकालीन वित्त, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन का मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो हमारे को पैसा चाहिए होता है वो दीर्घकालीन संपत्ति, लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने के लिए चाहिए। जैसे हमने लैंड खरीदनी है, भूमि, भवन, बिल्डिंग, मशीन इत्यादि हमने खरीदना है। स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 10 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए जो पैसा हमारे को चाहिए वो हमारा दीर्घकालीन वित्त में आता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है जिसको हम बोलते हैं अल्पकालीन वित्त या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अल्पकालीन वित्त या शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो कि हमारे दैनिक व्यय, रोज़ के खर्चों की पूरा करने के लिए पैसा हमको चाहिए। जैसे कच्चा माल हमने खरीदना है, रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित माल, आधा बना हुआ सामान, निर्मित माल मतलब पूरा सामान खरीदने के लिए, भाड़ा किराया हमने देना है, मजदूरी हमने देनी है, वेजेस देनी है, वेतन हमने देना है, सैलरी देनी है। कार्यशील वित्त इसको कहा जा सकता है। अल्पकालीन वित्त को हम कार्यशील वित्त या वर्किंग फाइनेंस भी कहते हैं। सामान्यतः इसकी जो अवधि होती है, समय होता है, वो 1 वर्ष से कम समय के लिए जो पैसा हमको चाहिए उसको हम अल्पकालीन वित्त बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है जिसको हम मध्यकालीन वित्त बोलेंगे, जिससे हम मीडियम टर्म फाइनेंस भी बोलेंगे। तो इसकी आवश्यकता हमारे को मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए चाहिए होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, कोई मशीन हमारी ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसकी जगह पे नई मशीन को लाना है तो उसके लिए जो पैसा हमारे को चाहिए वो मध्यकालीन वित्त में आएगा। शोध, जिसे हम बोलेंगे रिसर्च
रिसर्च में जो पैसा खर्च होता है वो मध्यकालीन वित्त में आता है। विकास डेवलप करना है, बहुत बड़े आकार के विज्ञापन हमने करने हैं, बहुत बड़ा पैसा हमने ज़्यादा अमाउंट खर्च करना है हमने एडवर्टीजमेंट पे। सामान्यतः मध्यकालीन वित्त की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होती है। अगला हेडिंग है व्यावसायिक वित्त के प्रकार या उसके उपयोग या टाइप्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने प्रकार का हमारा फाइनेंस हो सकता है। तो वित्त की प्राप्ति 3 प्रकार से होती है, मतलब 3 जगह से हमारे को जो है पैसा प्राप्त हो सकता है। पहला, व्यवसाय के स्वामियों द्वारा प्राप्त वित्त फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो मालिक होते हैं वो जब हमारे को पैसा देते हैं तो उसे हम स्वामियों द्वारा प्राप्त वित्त बोलेंगे। इसको हम ओन्ड कैपिटल या फिर स्वामित्व पूंजी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना, जिसे हम बोलेंगे लोन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि पैसे लेने देने का काम करती हैं। यदि हम इनसे पैसा लेकर के अपना व्यापार को चला रहे हैं तो ये हो गया वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण। ऐसे जो पैसा हमारे को मिलता है वो उधार का पैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं ऋण पूंजी या फिर लोन्ड कैपिटल। तीसरे प्रकार की जो हमारे को पूंजी चाहिए होगी या प्राप्त होती है वो होता है हमारा संचित आय या फिर अर्जित लाभों का पुनर्विनियोजन, रिटेन प्रॉफिट और द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटेन्ड प्रॉफिट। सामान्यतः जो प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं, लाभ हम लोग कमाते हैं, उसको हम लोग जोड़ करके रखते हैं कंपनी में, और जब हमारे को पैसे की आवश्यकता होती है तो ये जोड़ा हुआ लाभ जो होता है वही कंपनी में धन के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। तो ये हमारा स्वयं का कमाया हुआ लाभ होता है जो कि व्यवसाय में पुनर्विनियोजित, पुनः मतलब दोबारा से विनियोजित मतलब इन्वेस्ट किया गया, री इन्वेस्टेड। इसके अलावा अगला जो है वो है अवधि के आधार पर वित्त का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंस अकॉर्डिंग टू द पीरियड। समय के आधार पर यदि हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें पहला प्रकार हमारा जो आता है वो है दीर्घकालीन वित्त, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसकी आवश्यकता जो है कंपनी के स्वामियों को स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए पड़ती है। जैसे हम लैंड भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, संयंत्र मशीनरी खरीदना चाहते हैं, प्लांट हम खरीदना चाहते हैं, मशीन हम खरीदना चाहते हैं, सबके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कंपनी के विस्तार की योजना बनाने के लिए फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं 7 या 10 साल से अधिक अवधि के लिए, नॉर्मली हम कहेंगे 10 साल से अधिक अवधि के लिए जो पैसा हमारे को चाहिए होता है उसे हम दीर्घकालीन वित्त बोलते हैं। तो इसके हम देखें सोर्सेज या साधन क्या है। सोर्सेज साधन का मतलब है कि कहाँ से ये पैसा हमको प्राप्त हो पाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें आता है अंशों द्वारा प्राप्त वित्त, फाइनेंस फ्रॉम द शेयर्स। जब हम शेयर बेचते हैं और शेयर को बेच करके जो पैसा हमारे को प्राप्त होता है वो पैसा लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आता है। दूसरा पॉइंट हमारा है ऋण पत्रों द्वारा प्राप्त वित्तीय फाइनेंस फ्रॉम द डिवेंचर्स। यदि हमारी कंपनी डिवेंचर्स को बेचती है और डिवेंचर को बेच करके जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं वो इसी में आएगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सी पॉइंट है विशेष वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय फाइनेंस फ्रॉम द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि पैसे लेने देने का कहीं काम करती हैं, उसकी विशेषज्ञ होती हैं, तो उनको कहते हैं विशेष वित्तीय संस्थाएं। इनसे यदि हम पैसा लेते हैं उधार 15, 20, 25 वर्षों के लिए तो वो भी इसी में आएगा। और चौथा पॉइंट हमारा है संचित लाभों का पुनर्विनियोजन या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। जो लाभ हम लोगों ने जोड़ करके रखे थे वो जोड़े हुए लाभ को यदि कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो ये भी बहुत लंबे समय तक की हमारी वित्त की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा वो है अल्पकालीन वित्त, जिसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म फाइनेंस। अल्पकालीन वित्त का जो समय होता है सामान्यतः वो 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच तक का होता है। तो सामान्यतः इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? चल पूंजी के लिए, हमारी जो करंट नीड्स होती हैं, वर्तमान आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, संपत्ति का मूल्य लौटाने के लिए, अगर कोई संपत्ति एसेट हमने परचेज़ किया उसका पैसा हम लौटाना चाहते हैं उसके लिए चाहिए। सामान्यतः ये 2 से 7 या 1 से लेकर 10 वर्ष के लिए जो हमारे को पैसे की आवश्यकता है वो इसके द्वारा पूरी होती है। तो ये मध्यकालीन वित्त या मीडियम टर्म फाइनेंस जो है इसके साधन या फिर सोर्सेज क्या होते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया शुद्ध पूर्वाधिकार अंशों द्वारा प्राप्त वित्त,
फाइनेंस फ्रॉम द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनके बारे में हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये शेयर्स के एक प्रकार होते हैं जिनका कि शोधन या जिनको समाप्त किया जा सकता है आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में। सेकंड पॉइंट है ऋण पत्र से प्राप्त वित्त, जिसे हम डिबेंचर बोलते हैं। ऋण पत्र 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवधि के लिए जो होते हैं, डिबेंचर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम 1 to 10 ईयर्स, उससे जो पैसा हमारे को प्राप्त होता है वो इसी में आएगा। सी पॉइंट है विशेष वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता, फाइनेंस फ्रॉम द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने ये डिस्कस कर लिया। परंतु जो 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की समय अवधि के लिए पैसा हमें इन संस्थाओं से मिलता है वो इसमें आएगा। डी पॉइंट है सार्वजनिक जमा से प्राप्त वित्तीय, फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट, सामान्य जनता से यदि हम पैसा उधार लेते हैं 10 वर्ष से कम समय के लिए वो इसमें आएगा। और ई पॉइंट हमारा आता है व्यापारिक बैंकों से प्राप्त वित्तीय, लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों से यदि हम पैसा उधार लेते हैं लोन के रूप में 10 वर्ष से कम समय अवधि के लिए तो वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो अल्पकालीन वित्त, जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं। अल्पकालीन वित्त जो होता है वो पैसा होता है जो कि 1 वर्ष से कम समय की अवधि के लिए हमारे को चाहिए होता है। ये हमारी अल्पकालीन आवश्यकताओं को, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है। चल पूंजी की मांग को इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। चल पूंजी मांग मतलब करंट नीड्स, वही हमारा आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सोर्सेज या साधन क्या हो सकते हैं, मतलब इसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से हमारे को प्राप्त हो सकता है। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा व्यापारिक बैंकों से, यदि 1 वर्ष से कम समय के लिए हम लोगों ने लोन लिया है। लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर जो होता है, 1 वर्ष से कम समय के लिए यदि हम लोगों ने व्यापारिक बैंकों से उधार लिया वो इसमें आ जाएगा। बी पॉइंट है सार्वजनिक जमा से प्राप्त वित्त, जो 1 वर्ष से कम समय अवधि के लिए होता है। फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट फॉर द पीरियड लेस देन 1 ईयर। सी पॉइंट है ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम वित्त, यहाँ ये समझना है ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम वित्त, एडवांस कैश फ्रॉम द कस्टमर्स। कई बार ऐसा होता है हम किसी कंपनी के पास, किसी दुकानदार के पास जाते हैं सामान को क्रय करने के लिए कि हमें ये पैसा चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि वो दुकानदार बोलता है कि अभी मेरे पास सामान नहीं है, आप पैसा मुझे दे दीजिए, मैं आपको 2-4 दिन में या 1 हफ्ते में सामान ला के दे देता हूँ। इसका मतलब ग्राहक से पैसा हमने एडवांस ले लिया और सामान हम उसको बाद में देंगे। ये एडवांस में पैसा जो हमारे को मिल गया, कम से कम जब तक हम उसको सामान ला के नहीं दे देते तब तक ये पैसा जो है उसका हमारे पास ऋण के रूप में है। डी पॉइंट हमारा है प्राप्य विपत्रों से वित्त की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द बिल्स रिसीव। बिल्स रिसीवेबल चैप्टर हम अकाउंटेंसी में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। समय अवधि से पहले यदि, जैसे डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले यदि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से, उससे जो हमारे को पैसा प्राप्त होता है 2-3 महीने पहले ही, वो हमारा शॉर्ट टर्म नीड या अल्पकालीन आवश्यकता को पूरा करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्यावसायिक वित्त एवं पूंजी के साधन या सोर्सेज ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस और कैपिटल। तो सोर्सेज की यदि हम बात करें कि कहाँ से हमारे को पैसा प्राप्त हो सकता है, तो उसके 2 साधन होते हैं। पहला पॉइंट हमारा है जिसे हम स्वामिगत पूंजी या फिर ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। स्वामिगत पूंजी मतलब स्वामियों की जो पूंजी होती है, मालिकों की जो पूंजी होती है। ओन्ड का मतलब है जो हमारा अपना पैसा होता है। कंपनी के जो स्वामी होते हैं या शेयर होल्डर्स या अंशधारी होते हैं, उन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगाया होता है वो पैसा हमारा ओन्ड कैपिटल या स्वामिगत पूंजी में आती है। इसके अलावा जो लाभ हम लोगों ने जोड़ करके रखा था, जिसको हम कहते हैं लाभों का पुनर्विनियोजन, पुनर्निवेश, वो लाभ भी हमारी ओन्ड कैपिटल में आता है, क्योंकि लाभ भी मालिकों का अपना ही पैसा था। ये जो पैसा होता है जो हम चाहे शेयर के रूप में लेते हैं, अंशधारियों से लेते हैं, मालिक लगाते हैं, अपना ही पैसा होता है, तो ये स्थायी पूंजी का एक स्रोत होता है, सोर्स होता है ये फिक्स्ड कैपिटल का। दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये पैसा जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सोर्सेस या फिर साधन क्या होंगे, कि ये जो पैसा मालिकों का है ये कहाँ कहाँ से हमारे को मिल सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है अंश निर्गमित करके बाई द इशू ऑफ द शेयर्स। यदि कंपनी शेयर्स बेचती है और उससे पैसा कुछ इकट्ठा करती है तो ये मालिकों का अपना पैसा होता है।
सेकंड आता है लाभों का पुनर्विनियोजन करके फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। जो लाभ हम लोगों ने जोड़ करके रिजर्व में रखे थे, यदि उनको दोबारा से व्यवसाय में लगा दिया जाए, विनियोजित कर दिया जाए, तो ये भी मालिकों का ही पैसा था जो लाभ के रूप में रखा गया था, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बी पॉइंट हमारा आता है जिसको हम बोलेंगे ऋणगत पूंजी, जैसे बोलेंगे बोरोड कैपिटल। अब ऋणगत पूंजी या बोरोड कैपिटल क्या होता है? ऋणगत नाम से क्लियर है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जो लोन हम लोगों ने लेकर, उधार लेकर जो पैसा इकट्ठा किया, उसको हम ऋणगत पूंजी या बोरोड कैपिटल बोलते हैं। तो नॉर्मली ये कहाँ से हमारे को मिल सकता है? ऋण पत्र या डिबेंचर को बिक्री करके। यदि हमने डिबेंचर्स बेचे हैं, ऋण पत्र बेचे हैं, और उससे यदि हमने पैसा प्राप्त किया, डिबेंचर क्या होते हैं? 15-20 वर्षों के लिए उधार होते हैं। उससे जो पैसा हमको मिलता है वो हमारी ऋणगत पूंजी में आता है। दीर्घकालीन आवश्यकता, जब हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसके द्वारा जो हमारे को पैसा प्राप्त होता है, या उससे हम अपनी दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करेंगे, लॉन्ग टर्म नीड, या फिर अल्पकालीन आवश्यकता को पूरा करेंगे, शॉर्ट टर्म नीड। अगला इस पर जो हम लोगों ने उधार लिया, हम लोगों ने होता है, जैसे हम बोलते हैं ऋणगत पूंजी हमारी जो होती है। अब ये उधार जो पैसा लिया होता है, इस पर हमें ब्याज या फिर इंटरेस्ट पे करना होता है, यही है। तो यहाँ पर हमें नियमित रूप से, रेगुलरली हमारे को अंतराल, थोड़े थोड़े गैप पर जो है वो ब्याज या इंटरेस्ट पे करना होगा। इसका बड़ा लाभ ये होता है कि जिन लोगों ने हमें उधार दिया होता है, उन लोगों का व्यवसाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उधार देने वाले व्यक्तियों का व्यवसाय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण पूरा मालिकों का होता है। हम देखें कि ऋणगत पूंजी के सोर्सेज या फिर साधन कौन कौन से, मतलब कहाँ से हमारे को ये पैसा मिल पाएगा। तो सबसे पहला तो वही पॉइंट आ गया कि ऋण पत्रों का निर्गमन है, इशू ऑफ द डिबेंचर्स। यदि हम डिबेंचर को बेचते हैं, ऋण पत्रों को बेचते हैं, और उससे जो पैसा हमारे को प्राप्त होता है, वो पहला साधन हमारा आएगा। सेकंड पॉइंट है जनता से ऋण व फिर जमा, पब्लिक डिपॉजिट और द लोन। सामान्य जनता से यदि हम उधार ले लेते हैं या फिर ऋण लेते हैं, तो फिर वो भी पैसा हमारे पास आ गया, इसे भी ऋणगत पूंजी कहेंगे। सी पॉइंट आता है हमारा बैंकों से ऋण या फिर लोन फ्रॉम द बैंक्स, यदि बैंक से उधार लेते हैं वो भी इसमें आएगा। डी पॉइंट सेम है हमारा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से ऋण या लोन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। विशेष प्रकार की वित्त में लेन देन करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, उनसे जो पैसा हमको मिलता है वो भी इसमें आएगा। और ई पॉइंट है सरकार से ऋण, लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सामान्य सरकार से उधार यदि हम लेते हैं वो इसमें आएगा।